अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3-4 अहम खबरें हैं जी आज भी इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है, कुछ एनालिसिस भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अच्छा जी, खबरें जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक तो जो मैंने अपने कल के व्लॉग में बार बार इस बात पर जोर दिया था कि अगर पीटीआई और पीटीआई के वकला को इतना ज़्यादा खदशा मौजूद है कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, उन्हें जहर दिया जा सकता है, उनके साथ बहुत ही नाजेबा, नारवा, गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी चीज़ ये है कि वो अदालत के थ्रू इसको बेटर क्लास की तरफ जाएं और उसके लिए ऑप्शन की तरफ जाएं। और ये उनका एक साबिक वज़ीर आज़म के तौर पर इस्तेहकाक भी है, उनका राइट है, तो उनको ये फौरी तौर पर इस पर अमल हो सकता है। आपको याद होगा इससे पहले जब अटक जेल में भी बहुत ही नागुफ्ता बह सूरत हाल थी, तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक रिपोर्ट जमा कराने के लिए कहा गया था कि उनकी जो कंडीशन है और जहाँ पे उन्हें रखा गया उससे मुतालिक एक रिपोर्ट जमा कराई जाए। और फिर उसके बाद एक जज साहब ने, सेशन जज साहब ने वहाँ पर जाके विज़िट किया और फिर जो वहाँ के हालात पर मुरतब एक रिपोर्ट दी, तो उसके बाद फिर काफ़ी चीज़ों में बेहतरी भी आई थी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि अगर अडयाला जेल में इस किस्म की सिचुएशन है तो कोर्ट के थ्रू इसको कंसिडर किया जाए। अच्छा, अब इसमें एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी साहिबा, उन्होंने बाकायदा अब एक दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने यही मौक़िफ़ अपनाया है कि उनको शदीद ख़तरात लाहक हैं कि इमरान खान साहब को जेल में जहर दिया जा सकता है, और उनको जो कंडीशन भी वहाँ पे प्रोवाइड की गई है वो भी उनके बिल्कुल भी सेहत के लिए मुवाफिक नहीं है। तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया है, नंबर 1 कि उनको एक बेहतर क्लास में मुंतकिल किया जाए, और दूसरा ये कि उनको घर के खाने की जो सहूलत है उसकी इजाज़त दी जाए। इससे पहले भी इस तरह की एक दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन उसमें ख़ास तौर पर जो ये घर के खाने का मामला था उसको एड्रेस करके कोई हुक्म जारी नहीं किया गया था। लेकिन अब जो इन्होंने दरख्वास्त दी है उसमें ख़ास तौर पर ये इस्तदा की गई है कि घर के खाने की जो सहूलत है वो फ्राहम की जा सके। तो अब ये दरख्वास्त जब पीटीआई के वकला की तरफ से आज ही के रोज़ दायर हुई, तो अगले ही दिन अब इसको समाअत के लिए फ़िक्स भी कर दिया गया है। अच्छी बात यह है कि ये फौरी तौर पर समाअत के लिए फ़िक्स हो गई है। ये अलग बात है कि इसके ऊपर एक एतराज़ भी आयद किया गया है, और एतराज़ वही है जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया है कि इस किस्म की दरख्वास्त पहले भी पिटिशनर की तरफ से आ चुकी है। तो ये एतराज़ तो दायर किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद भी एतराज़ समेत ही इसको जो है समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया गया है। तो अब यानी अगर आप लोग मेरा व्लॉग 12 बजे के बाद देख रहे हैं तो मीन्स कि आप आज ही का दिन हम कह सकते हैं कि मंगल के रोज़ अब इस पर समाअत होगी। तो जस्ट सी के क्या होता है और क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले में कोई वाज़े ऑर्डर पास करती है और फिर उसके ऊपर अमल दरामद भी मुमकिन बनाती है या नहीं, क्योंकि ये भी अब एक बड़ा मसला है कि सिर्फ अदालत से फ़ैसला लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसके ऊपर अमल दरामद भी करवाना एक जान जोखों का मरहला बन जाता है। तो एक तो जी ये एक अहम पेशरफ्त हुई है, और उससे थोड़ा सा जो पीटीआई के वकला हैं और जो पीटीआई के लीडर्स हैं थोड़ा सा ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि इससे कुछ सूरत हाल में बेहतरी आए। दूसरी जो चीज़ है वो इसी से मुतालिक, बल्कि मैं आपको याद दिला दूँ, मैं आज मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को सुन रही थी इस मामले पर, तो वो कह रहे थे कि मुझे इमरान खान और जो ये इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात हैं और जिस तरह से एक इमरान खान को हमें टारगेट किया जाता नज़र आ रहा है रियासत की तरफ से, तो ये एक उर्दवान मॉडल लग रहा है। उर्दवान तैयब उर्दवान के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ था कि उन्हें रियासत मुखालिफ साबित करने की कोशिश की गई थी, और ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर अमल पैरा हैं और गद्दार हैं, और इस किस्म के इल्ज़ाम जो इमरान खान पर इस वक्त लग रहे हैं वो उन पर भी लगे थे। तो इस तरह से उन्हें नाअहल भी किया गया, और उसके बाद फिर उन्हें सियासत से आउट करने की कोशिश भी की गई थी। फिर ये एक अलग बात है कि वहाँ पर कैसे फ़ौजी बगावत नाकाम भी हुई और अवाम ने वहाँ पर सारे फैसले अपने हाथ में लिए, और उन्होंने तैयब उर्दवान के साथ खड़े होकर इस सारी फ़ौजी बगावत को नाकाम बनाया, और फिर उसके बाद उसका जो फ्रूट है वो आज वो लोग खुद इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद तैयब उर्दवान पैदर पे जो हैं वो इंतखाबात जीतते चले गए हैं, पहले सदर भी थे, फिर वज़ीर आज़म भी बन गए। तो ये जो उनकी एक कंटिन्यूटी है तुर्किया में, आपने देखा कि पॉलिसीज़ की चली जिससे तुर्किया में काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी हुई,
اور ان میں اب آج بھی جو ابھی لیٹسٹ بھی یہ کچھ مہینے پہلے جو الیکشن ہوئے تھے تو اس میں بھی طیب الرحمان صاحب جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے. اگرچہ اب معیشت تھوڑی سی ان کی بھی ہلی ہوئی تھی, کچھ مسئلے مسائل تھے, لیکن اس کے باوجود بھی طیب الرحمان صاحب ایک مینڈیٹ اپنا اگلے ٹینور کا بھی لینے میں کامیاب ہو گئے تھے. تو مشاہد حسین سید صاحب اس کو ایک پیرالل ڈرا کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ کہ ان کے ساتھ بھی کم و بیش اسی قسم کا واقعہ درپیش ہے کہ وہ مقبول تو ہیں لیکن ان کو ایک سخت قسم کے سنگین قسم کے الزامات لگا کر بالکل سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو بہرحال لیٹ سی کہ عمران خان صاحب کا فیٹ کیا طیب الرحمان جیسا ہوتا ہے, ان کی قسمت اسی طرح ہمیں نظر آئے گی یا پھر ان کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے, یہ تو فیصلہ وقت ہی کرے گا. لیکن جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے ابھی تک کہ عمران خان صاحب کے خلاف جتنی بھی چالیں چلی گئی ہیں وہ کامیاب ہوئی نہیں ہیں, اور الٹا عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ ہی پہنچا ہے, نقصان نہیں ہوا ہے. اور جو ان کے خلاف سازش کرنے والے تھے, جو چالیں چلنے والے تھے, وہ الٹا خود ہی ایکسپوز ہوتے چلے گئے ہیں. تو یہ ہمیں ایک جو آبویس چیز ہے وہ بہرحال ابھی تک تو نظر آ رہی ہے, آگے کیا ہوتا ہے واللہ عالم. لیکن ایک جو انٹرسٹنگ خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ اور شیئر کر لوں اس موقع پر کہ عدالت سے جڑی یہ بھی ایک خبر ہے کہ شیخ رشید صاحب جو آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرح سے جبری لاپتہ کر دیے گئے ہیں, اور ان سے بازیابی سے متعلق بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس کی سماعت ہے وہ بھی. اچھا, اب ایک جو پیٹرن نظر آ رہا ہے وہ آپ دیکھیے, وہ بڑا انٹرسٹنگ پیٹرن ہے. پیٹرن یہ ہے کہ اب جب ظاہر ہے بیچ میں باضمیر ججز بھی ہوتے ہیں اور ایسے ججز بھی ہیں جو انصاف پسند, قانون پسند ہیں, تو وہ فیصلے اس لحاظ سے بھی کرتے ہیں. جیسے بابر ستار صاحب کا آپ نے فیصلہ دیکھا ہے اور وہ اس پر عمل درآمد کے اوپر بھی کتنا ایک سخت اسٹرکٹ ایکشن لے رہے ہیں, وہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ابھی تک بھی ان افسران کی جان چھوڑنے کے لیے رضامند اور تیار نظر نہیں آ رہے جن افسران نے ان کی حکومت دولی کی اور ایم پی او کے تحت اس کے باوجود بھی شہریار آفریدی یا شاندانہ گلزار صاحبہ کو اریسٹ کیا تھا. تو ایسے ججز بھی بہرحال موجود ہیں, اسی سسٹم کے حصہ ہیں. اسی طرح سے اب جو چیز سامنے آئی ہے ان کے متعلق شیخ رشید صاحب کے متعلق, یہاں پر بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب شیخ رشید صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو ان کے ساتھ ان کے بھتیجے اور ملازم کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ جو ان کے بھتیجے اور ملازم ہیں وہ تو واپس گھر آ گئے ہیں, لیکن شیخ صاحب ابھی تک لاپتہ ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ان کو چھوڑا نہیں گیا بلکہ انہیں کہیں پیش بھی نہیں کیا گیا, کسی کورٹ میں ان کو نہیں اپیئر کیا گیا, نہ ان کے اوپر کوئی پتا ہے کہ مقدمہ کس ٹائپ کا ہے, کیا ہے, کیوں ہے, اور کہیں اس کا چالان نہیں ہے, اور کہیں اس کا جو معاملہ ہے آگے پروسیڈ کرتا بھی نظر نہیں آ رہا. صرف جو ان کے وکیل کی طرف سے عدالت کو آج بتایا گیا وہ یہ تھا کہ جناب جو ان کو جب گرفتار کیا گیا تو پھر انہیں گولڑا شریف کے ایک انٹیلیجنس دفتر میں لے جایا گیا تھا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بتایا گیا کہ گولڑا شریف کے ایک انٹیلیجنس دفتر میں انہیں لے جایا گیا, اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے بقول شیخ رشید صاحب کے وکیل کے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر عدالت چاہیے تو وہ بھی پرووائڈ کر دی جائے گی, اور جن لوگوں نے انہیں گرفتار کیا ان کے بھی ظاہر ریکارڈ پر ہیں سب چیزیں. تو اس کے اوپر پھر عدالت کی طرف سے اس پر خاصی خفگی کا اظہار کیا گیا اور انہیں وارننگ دی گئی آر پی او صاحب کو کہ جناب اگر آپ نے ایک ہفتے کے اندر اندر شیخ رشید صاحب کو بازیاب نہ کروایا یا انہیں اپیئر نہ کیا کسی بھی کورٹ کے اندر تو پھر ہم ایس ایس پی آپریشنز, ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج کریں گے اور پھر آپ لوگوں کو الٹا کاروائیاں بھگتنا پڑیں گی. تو یہ وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں سے انٹرلنک تھے ان کی گرفتاری سے, ان کے خلاف مقدمے کا اندیا دیا, لیکن میرے خیال سے جو ایک ہفتے کا ٹائم دیا یہ خاصا زیادہ ہے. جلدی اس پہ پیش رفت ہونی چاہیے, انسانی حقوق کا معاملہ ہے. اور ویسے بھی شیخ رشید صاحب سے کسی نے کیا حاصل کرنا ہے. میں کسی ٹویٹر پہ ہی اکاؤنٹ سے یہ پڑھ رہی تھی, بڑا انٹرسٹنگ سا مجھے لگا کہ شیخ رشید صاحب سے منوانا کیا ہے. اب وہ پی ٹی آئی میں تو ہے نہیں کہ آپ ان سے پی ٹی آئی چھڑوائیں کوئی زور زبردستی کر کے. اچھا, اب ان کے ساتھ آپ کوئی مزید سختی بھی کیا کریں گے, کوئی بیوی بچے تو ان کے ہیں نہیں کہ آپ ان کو کوئی ان کے لالے پڑے ہوئے ہوں. اور شیخ صاحب جو ہیں ان کی کوئی ایسی بڑی پارٹی بھی نہیں ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ جڑے گی تو وہ کوئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. ایک سیٹ کی ان کی پارٹی ہوتی ہے تو وہ بیچارے کیا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں عمران خان صاحب کو. ایک مورل سپورٹ ضرور ہے ان کی, لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو نہ وہ کوئی بہت زیادہ کراؤڈ پہنچا سکتے ہیں عمران خان صاحب کے پاس, نہ کوئی الیکشنز کے بعد ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر سکتے ہیں. تو مطلب ٹھیک ہے ان کی ایک سپورٹ ضرور ہے, لیکن وہ بیچارے اس طرح سے عمران خان صاحب کے لیے کسی بھی جس کو کہہ لیں آپ کے کوئی فائدہ آپ پہنچانے کی پوزیشن تو ہے نہیں. تو آپ نے ان سے منوانا کیا یہ کچھ سمجھ نہیں لگی, لیکن ابھی تک جو ہیں ان کو ایک زبردستی طور پر لاپتہ ضرور رکھا گیا اور ابھی تک اپیئر کہیں نہیں کیا گیا. تو بہرحال جی, شیخ صاحب بھی بڑے عمر رسیدہ اور بڑے
पुराने सियासतदान हैं और बड़े उतार चढ़ाव उन्होंने देखे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ी मोहब्बत रखी, लेकिन अब सियासत के इस आखिरी हिस्से में जबकि वो तो रिटायरमेंट के ऐलान करते फिर रहे थे, उन्हें क्या एकदम ये एक इनकलाब उनके अंदर आया हुआ है कि वो इतने जज्बाती हैं इस मामले को लेकर के, कोई इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, भले इस उम्र में उनको जेलों में धक्के खाने पड़े या फिर लापता होना पड़े और ना जाने अब वो किन हालात में हैं। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक स्टेट ऑफ अफेयर्स है। मेरा ख्याल है किसी की भी जबरी गुमशुदगी नहीं होनी चाहिए। अदालतें अगर इस चीज़ के ऊपर स्टैंड लेंगी तो यकीनन मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। हमने इमरान रियाज खान से मुतालिक भी यही देखा है, हमने शरियार आफरीदी शानदाना गुलजार साहिबा से मुतालिक भी देखा है, अब हमने आगे भी हम देखते हैं कि परवेज़ इलाही साहब हों या शेख रशीद साहब हों, इनके साथ भी किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। लास्टली एक खबर है जो मेरी नज़र से गुजरी, मैं चाह रही थी इसके ऊपर ज़रूर आपसे बात हो सके। ये खबर है जनाब ज़लज़ले के हवाले से। आपको बता दूं कि एक डच साइंसदान है, उन्होंने एक दिन पहले ये इंकशाफ किया था कि आइंदा 2-1 रोज़ में बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक बड़ा अहम इलाका है और यहाँ पहले भी बड़े खौफनाक ज़लज़ले आ चुके हैं तारीख़ के, तो उन्होंने इस बात का ख़दशा ज़ाहिर किया कि बलूचिस्तान में एक बड़ा ज़लज़ला आ सकता है जो कि ज़ाहिर पाकिस्तान के बाकी हिस्सों को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, लेकिन जो उसका मरकज़ उन्होंने बताया है वो बलूचिस्तान ही बताया है। उनका कहना है कि जो चमन का इलाका है वहाँ पर जो फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं वहाँ पर कुछ इस तरह का इर्ताश उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है कि जिससे उन्हें ये ख़दशा है कि आइंदा 2-1 दिनों में एक बड़ा ज़लज़ला खुदा न खास्ता आ सकता है जो किसी तबाही का मूजिब भी हो सकता है। तो ये डच साइंसदान की तरफ से जो एक ख़दशा ज़ाहिर किया गया है उसके ऊपर फिर काफ़ी तशवीश पाई जा रही थी और जो पाकिस्तान के ज़लज़ला पैमा रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनकी तरफ से भी एक हरकत शुरू हुई और उन्होंने भी चीज़ें जो हैं वो अपने तौर पर कुछ तैयारी करने की कोशिश की, लेकिन अब उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट ज़रूर आया है। वो ये कहते हैं कि जनाब दुनिया में कहीं पर भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है कि जो ज़लज़ले के मुतालिक पेश गोई कर सके, आने से पहले ही ज़लज़ले के मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक भी दुनिया में कहीं पर भी दस्तयाब नहीं है। और दूसरी बात ये कि वैसे ये अलग बात है कि जो कुदरती आफात हैं वो मुसल्लमा हकीकत हैं और अल्लाह हम सबको कुदरती आफात से बचाए, लेकिन ज़ाहिर है कि ये अपनी हकीकत रखती हैं और कभी भी खुदा न खास्ता कहीं पर भी कोई भी कुदरती आफत आ सकती है। लेकिन चूँकि अब उनकी एक उस सिलसिले में जो भी उनकी रिसर्च है या जो भी उनका इल्म है उसके मुताबिक अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो उसके पेश नज़र ये ज़रूर किया गया है कि कुछ हिफाजती इक़दाम किए गए हैं, जो तमाम आपके रेस्क्यू के इदारे हैं उन्हें अलर्ट कर दिया गया है और इमरजेंसी किसी सूरत हाल नाफिज की गई है, क्योंकि अब इस खबर को भी एक दिन गुजर चुका है तो तकरीबन अगले 24 घंटे जो इस मामले में बड़े अहम कंसीडर किए जा रहे हैं कि अल्लाह ना करे कोई इस तरह का आ सकता है ज़लज़ला। इस पर फवाद चौधरी साहब ने भी वैसे रिएक्ट किया है, उनका भी यही कहना है क्योंकि वो खुद साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर रहे हैं कि इस तरह की कभी भी पेशन गोई ज़लज़ले से मुतालिक तो नहीं की जा सकती और इसलिए ये बिल्कुल एक सनसनी फैलाने वाली खबर लग रही है। लेकिन बहरहाल हम ये समझते हैं, ये मैं फवाद चौधरी साहब को नहीं आगे बात करी, ये मैं आगे जनरली बात कर रही हूँ कि बहरहाल बलूचिस्तान हुकूमत ने आगे अब इसके लिए कुछ पेश की हिफाजती इक़दाम कर लिए हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को मज़ीद किसी बहरान में ना डाले, किसी हमें आफत का सामना ना करना पड़े। वैसे ही हम आफतों में इस वक्त घिरे बैठे हैं और अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, अपना रहमत का साया हम पर रखे। लेकिन वी होप कि जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं, यहाँ पूरे पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं वो सेफ़ रहें।